हेलो नाइट स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम। आपका भाई आज आपके लिए लेके आ चुका है स्टैंडर्ड नाइन्थ का मैथ्स 2 का सेकंड सेमेस्टर एग्जाम का एक और क्वेश्चन पेपर जो होने वाला है दमदार। इस क्वेश्चन पेपर में आप आगे जाके देखने वाले हो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन, मॉडरेट से मॉडरेट क्वेश्चन और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन। तो मेरा सिंपल फंडा गाइस कि इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस करना और अपने एग्जाम में, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में भी आप देख सकते हो, सभी को जैसे आउट ऑफ मिल रही है आपको भी आउट ऑफ मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए होते हैं आपके कॉन्सेप्ट। तो इन क्वेश्चन पेपर के माध्यम से मेरा एक ही टारगेट रहता है कि आपके जो होते हैं कॉन्सेप्ट वो होने चाहिए बढ़िया से एकदम बेहतरीन ढंग से क्लियर होने चाहिए। सो इस प्यारे से इस ब्यूटीफुल से क्वेश्चन पेपर की हम लोग करते हैं शुरुआत। तो ये रहा अपने लिए आज का सबसे पहला सवाल। इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा हुआ है। एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ये क्वेश्चन ऊपर अगर आपको नहीं दिख रहा, मैंने नीचे भी लिखा हुआ है कि एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। कौन से एंगल्स पैरेललोग्राम के कॉन्ग्रुएंट होते हैं? सारे के सारे, अपोजिट, एडजेसेंट, नन ऑफ फोर। तो आप ध्यान रखना कि पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट्स एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपोजिट एंगल। तो आपको यहाँ पे बढ़िया प्यारे ढंग से लिखना है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। A triangle of which all vertices are on the circles is called, उस सर्कल is called, उस सर्कल को हम क्या बोलेंगे? तो आपको इस सवाल में पूछा है कि आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके सारे वर्टाइसेस सर्कल के ऊपर है। सारे वर्टाइसेस किसके ऊपर है? सर्कल के ऊपर। सारे वर्टाइसेस का मतलब क्या होता है? वर्टाइसेस का मतलब इनको अपन क्या बोलते हैं? वर्टाइसेस बोलते हैं, बराबर कि नहीं? तो ट्रायंगल के सारे वर्टाइसेस सर्कल के ऊपर है। तो उस सर्कल का क्या नाम बोलते हैं? उस सर्कल को हम बोलते हैं सर्कम सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कम सर्कल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, दैट इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस किसके बराबर होता है? टेन कॉस साइन कॉट। और आप सबको पता होगा साइन का डेफिनेशन क्या होता है? साइन का डेफिनेशन क्या होता है? दैट इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। आई होप सो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक किया होगा, और अपना एक टेलीग्राम का चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को आप तुरंत ज्वाइन कर लो, जहाँ पे हम लोग हर एक पेपर्स की पीडीएफ सेंड करते हैं, क्वेश्चन पेपर वहां पे सेंड करते हैं, वीडियोस की लिंक सेंड करते हैं। तो तुरंत ज्वाइन कर दो, लिंक सारी अपने ने डिस्कस डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ पड़ता है। क्यूब हैव डैश फेसेस। एक क्यूब के पास कितने फेसेस है? तो आप सभी को पता होगा एक क्यूब के पास टोटल 6 फेसेस होते हैं। मतलब क्या कि देखो, एक इधर का हो गया, एक पीछे का हो गया, लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप एंड बॉटम। देयर आर टोटल 6 फेसेस प्रेजेंट इन वन सिंगल क्यूब। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा? आप सभी को पता होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। वेरी गुड, 4/3 पाई आर का क्यूब। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो किसके तरह दिखता है? एक क्रिकेट की बॉल के तरह दिखता है, ठीक है। द हाइपोटेनियस, यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ लिखा, अगर आपको ऊपर नहीं दिख रहा हो तो अच्छे से। हाइपोटेनियस, ये देखो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ऑफ right angle triangle is double of the side, double of the side. Find the measures of angle opposite to that side, measure opposite to that side। उस एंगल के बारे में बताना है जो उस साइड के अपोजिट है। बात समझा? तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो हाइपोटेनियस है, देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ये मान लो ये एंगल थीटा मान लेता हूँ। तो जो हाइपोटेनियस है वो किसी साइड का डबल है। मतलब कैसे हो जाएगा? किसी साइड का डबल है मतलब क्या हो जाएगा कि जो हाइपोटेनियस है, मान लो ये साइड एक्स है, तो ये हाइपोटेनियस कितना होगा? 2x होगा। मतलब हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल में किसी साइड का डबल है। तो आपको उस साइड के अपोजिट वाले एंगल के बारे में बताना है। तो ध्यान रखना, जिस साइड का जिस साइड का डबल हाइपोटेनियस होता है, उस साइड के अपोजिट वाला एंगल को कितना डिग्री का होता है? दैट इज 30 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 30 डिग्री। बात को समझना, ये वाला प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। 30, 60, 90 ट्रायंगल में 30, 60, 90 ट्रायंगल क्या बोलता है? 30 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस की आधी होती है।
इसका मतलब क्या हुआ कि उसके सामने वाली साइड का डबल होगा हमारा हाइपोटेनियस, वही तो हुआ ना। 30 डिग्री के सामने वाली साइड के क्या होता है, डबल होता है हाइपोटेनियस, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा कितना डिग्री हो जाएगा, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y, कौन से क्वाड्रेंट में x का वैल्यू और कौन y का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव। तो आपको आपको सबको पता होगा कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें जो x एक्सिस होती है वो हमारी पॉजिटिव होती है, y एक्सिस हमारी पॉजिटिव होती है। वापस में एक्सिस लिए, ये निगेटिव एक्सिस है और ये निगेटिव एक्सिस है, बराबर कि नहीं। तो अगर पॉजिटिव निगेटिव है, पहले हम पॉजिटिव और ये पॉजिटिव एक्सिस हो गया, दोनों पॉजिटिव हो गया। ये निगेटिव ये पॉजिटिव है तो निगेटिव और पॉजिटिव हो गया। ये निगेटिव निगेटिव है तो ये निगेटिव निगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव निगेटिव है तो पॉजिटिव निगेटिव हो गया। तो ये सारे हमने क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट क्या है वो लिख दिया, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर दोनों की दोनों वैल्यू निगेटिव है, तो हमने देख लिया थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, एक्स और वाई एक्सिस कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। हमारा एक्स एक्सिस भी निगेटिव होता है और वाई एक्सिस भी क्या होता है, निगेटिव होता है। नेक्स्ट, what you can say about perpendicular drawn from the center, perpendicular drawn from the center of circle on chord। आप उसके बारे में क्या बोलोगे, टिप्पणी करो, मतलब आप अपना मत बताओ क्या बोलोगे। सिंपल देखो, अगर मैं सेंटर से क्या करता हूँ, कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ कुछ ऐसा, तो आपको सबको पता होगा कि वो जो कॉर्ड होती है उस कोड को वो परपेंडिकुलर दो इक्वल पार्ट में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो आप स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू इट्स कॉर्ड। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेंटर ऑफ सर्कल से कहां तक, उसके कॉर्ड तक। उसने क्या किया, उस परपेंडिकुलर ने क्या किया, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया, दो इक्वल में पार्ट में तोड़ दिया। तो क्या लिखेंगे, बाइसेक्ट दी कॉर्ड। बात समझ में आ गई। तो ये आपको अपना आंसर में लिखना था, ठीक है, और डायग्राम भी आपको एक बना लेने का था, ठीक है, यहाँ पे सिंपल। नेक्स्ट, आई एम अ क्वाड्रिलेटरल, भाई एक क्वाड्रिलेटरल है और वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है ऑल एनी साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, सारे के सारे साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आपको पता है कि अगर मैं रोम्बस को ड्रॉ करूं ऐसे, तो रोम्बस के अंदर सारे के सारे साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं क्या, लेकिन सारे के सारे एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ साइड के बारे में बात किया, सारे के सारे साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्या, रोम्बस। क्या हो जाएगा, रोम्बस। बात समझ में आ गया। और रोम्बस के प्रॉपर्टीज के बारे में लिखना है, तो रोम्बस के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स इन रोम्बस क्या होते हैं, इक्वल, या आप लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बराबर कि नहीं। और जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं इनको हम लोग डायगोनल्स बोलते हैं। देखो अगर आपको नहीं पता तो इनको डायगोनल्स बोलते हैं, ये डायगोनल्स है रोम्बस के। तो ये डायगोनल्स रोम्बस के अंदर एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वल पार्ट में ब्रेक डाउन करते हैं, बराबर कि नहीं। तो और एक बार ध्यान रखना, इन डायगोनल्स के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, या कुछ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर। आगे समझ में आपको। दूसरा क्या दे रखा है, माय ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर, सारे के सारे साइड्स और सारे के सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो ये वाला शेप आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर सारे के सारे साइड्स, ये साइड और ये साइड क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और सारे के सारे एंगल भी कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हो। आपको अब तक तो शेप के बारे में पता चल गया होगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका नाम क्या है, और इसके डायगोनल्स जो होते हैं, वो डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं या परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका पहला पॉइंट में नाम बताना है और दूसरा पॉइंट में डायगोनल्स के बारे में बताना है। दिस इज द चैलेंज नंबर 1। ये होने वाला है आपके लिए चैलेंज नंबर 1। ओके, तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अब आ चुके हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इक्वी डिस्टेंस, कॉर्ड ऑफ द सर्कल इक्वी डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम सेंटर। देन फिर क्या बोला है,
देन क्या बोला, ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान देना। देन सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। और ये वाला जो यहाँ तक रेड तक मैंने किया वो आपको गिवन है, क्या बोला है कि दो कॉर्ड है वो सर्कल से इक्वल दूरी पे है, दो कॉर्ड है वो सर्कल के इक्वल दूरी पे है, तो बताओ क्या वो दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो समझते हैं इस बात को, बड़ा सिंपल है। दो कॉर्ड सर्कल के इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब ये देखो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मतलब पीओ और OQ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आप इधर देख सकते हो पीओ और OQ देखो क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। और यहाँ लिख के रखा है गिवन, क्योंकि वो स्टेटमेंट में लिख के दिखा था कि इक्वी डिस्टेंस। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, क्या आपको ये OA दिख रहा है, ये OA, और क्या ये आपको OD दिख रहा है, क्या ये दोनों सेम होंगे? हाँ, क्योंकि वो सेम सर्कल की रेडियस है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, OA एंड OD सेम है, बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ये समझ में आ गया, करेक्ट है। और आपको पता है कॉर्ड से लेके, सेंटर से लेके कॉर्ड तक जो भी हम डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं वो डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब यहाँ पे ये एंगल कितने डिग्री का है, ये तो 90 डिग्री का है ना, बराबर कि नहीं, ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। इसका मतलब एक एंगल 90 डिग्री का है, एक हाइपोटेन्यूस यहाँ पे सेंड हो गया, एक साइड और सेम हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे कौन से टेस्ट की मदद से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो आप लिखोगे हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। आपको ये भी पता होगा कि अगर एक ट्रायंगल्स में दो ट्रायंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो जो साइड बच जाती है वो भी एक दूसरे के बराबर होती है। मतलब ये जो PA है ये किसके बराबर हो जाएगा, मेरा QD के बराबर हो जाएगा। ये जो मेरा AP आपको दिख रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, QD के बराबर। तो सेगमेंट AP इज इक्वल्स टू सेगमेंट QD, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये भी हो गया। अब ये भी आपको पता होगा कि जब हम लोग सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में ब्रेक डाउन करता है। वो कॉर्ड को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में क्या कर देता है, ब्रेक डाउन करता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं बोलूं कि ये जो AP है मेरा, ये जो AP है वो मेरे AB का आधा होगा, AP मेरा AB का आधा होगा। तो मैंने यहाँ पे AP के जगह पे क्या लिख दिया, हाफ ऑफ AB। और उसी तरीके से जो मेरा यहाँ पे DQ है वो मेरे CD का आधा होगा, तो DQ के जगह पे लिख दिया हाफ ऑफ CD। तो ये वाले स्टेटमेंट के जगह पे AP के जगह पे मैं लिख दूंगा हाफ ऑफ AB। ये देखो हाफ ऑफ AB और यहाँ पे हाफ ऑफ CD, हाफ से हाफ कट हो जाएगा। तो AP हमारा किसके बराबर आ गया, CD के बराबर। मतलब क्या है इस क्वेश्चन में क्या प्रूव किया है, देखो समझो कि अगर दो कॉर्ड का डिस्टेंस, अगर दो अलग अलग कॉर्ड का डिस्टेंस, दो अलग अलग कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से सेम है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये सेंटर से अगर सेम है, तो वो दोनों कॉर्ड भी एक दूसरे से क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। दिस इज क्वेश्चन, ओके, ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना। देखो ए पॉइंट ये रहा, ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,2, 1,2, बराबर। उसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी की तरह, बी ये रहा बी, और बी का कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे -3 है और यहाँ पे -2 है, तो वो हो जाएगा -2, -3। सिंपल। उसी तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट है डी पॉइंट कहाँ है, डी पॉइंट ये रहा, ये -1 है और ये 1 है, ये -1 और 1। तो अब आपके लिए ये होने वाला है चैलेंज नंबर 2, जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, अब पॉइंट का नाम लिखना है और उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3,-2। तो दिस इज चैलेंज नंबर 2। लेट्स सी कितने लोग कमेंट सेक्शन में बता पाते हैं। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। थोड़ा अच्छा लगता है जब आप भी आंसर देते हो। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, सबको पता है 1/2। √3/2 किसका 60 डिग्री का वैल्यू होता है, आप सभी को पता होगा साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। कौन से 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। और किसका वैल्यू 1/2 होता है, आप सबको पता होगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। लेकिन यहाँ पे साइन 30 डिग्री आपको नहीं लिखना है, एक्चुअली ये साइन का सीरीज, यहाँ पे देखो साइन 30 डिग्री पहले लिख के रखा है ना, तो यहाँ पे आपको बताना कॉस के फॉर्म में, किसके फॉर्म में बताना, कॉस। तो कॉस का वैल्यू 1/2 कब होता है, तो कॉस ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 1/2। ठीक है, ध्यान रखना इस तरीके से।
परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द कॉन, देखो कॉन के बारे में बोला है तो पहले हम क्या करेंगे, एक खूबसूरत सा कॉन बना लेंगे लोग। ये हमने खूबसूरत सा एक कॉन बना दिया और खूबसूरत सा कॉन का हमने बेस बना दिया, बराबर, ये बना दिया बेस। अब इस सवाल में क्या पूछा, द हाइट ऑफ द कॉन इज 12 सेंटीमीटर, तो ये लो मैंने हाइट बना दिया, हाइट, कौन का हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब आगे बोला है द स्लैंट हाइट इज 13 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट मतलब क्या होता है, ये जो साइड वाला हाइट होता है दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट, और वो कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द कोन आपको यहाँ पे फाइंड करना है, मतलब आपको ये फाइंड करना है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, रेडियस, दिस इज व्हाट, रेडियस फाइंड करना है। तो आप अगर इस ट्रायंगल में अच्छे से ऑब्जर्व करते हो ये वाले ट्रायंगल में, तो आप आराम से कौन सा थ्योरम लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो ये हाइपोटेनस है, कितना है 13 का स्क्वायर, करेक्ट है। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया 12 का स्क्वायर, और ये हमारा बेस हो गया है जिसका रेडियस है आर स्क्वायर, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर आप सभी को पता होगा कितना होता है, 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस आर का स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये जो अपना 144 है इधर इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 विच इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। 169 में से 144 क्या, आप सभी को पता चल गया 25 आंसर आ जाएगा। और अब लेना पड़ेगा दोनों तरफ क्या, स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें यहाँ का स्क्वायर हटाना है ना, हमें तो आर का वैल्यू चाहिए, आर स्क्वायर का वैल्यू थोड़े चाहिए। तो स्क्वायर रूट करने के बाद 25 का जो स्क्वायर रूट होता है सबको पता है 5 हो जाएगा, और आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा आर। लेकिन 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 सबसे इंपॉर्टेंट बात जो स्टूडेंट भूल जाते हैं एग्जाम में, दैट इज यूनिट लिखना। क्या भूल जाते हैं, यूनिट लिखना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी रेडियस का यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, दैट्स इट, दिस इज आर आंसर। अब देखो इस वाले सवाल में हमें क्या करना है, इस वाले सवाल के अंदर हमें प्रूव करके दिखाना है कि भाई ये जो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, मतलब क्या प्रूव करना है, अगर आपको नहीं दिख रहा मैं लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको प्रूव करना है कि भाई ये हमारा किसके बराबर होता है, ये हमारा 1 के बराबर होता है। दिस यू हैव टू प्रूव विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल। अच्छे से ध्यान देना, मेरे साथ में बने रहना, आपको सारी चीजें समझ जाएगी। यहाँ पे देखो एक बात बताओ, अगर ट्रायंगल में आप ऑब्जर्व करते हो तो सबसे पहले आपको साइन थीटा निकालना है। ट्रायंगल में अच्छे से देखो आप, साइन थीटा का डेफिनेशन होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। और अगर आप ट्रायंगल में देखते हो तो थीटा के अपोजिट साइड देखो क्या हो गया पी क्यू, और 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनियस, वो हो गया हमारा पी आर। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, पी क्यू अपॉन पी आर। ये हमें मिल गया साइन थीटा का वैल्यू। इसमें आपको अलग अलग वैल्यू निकालनी, फिर जो भी करना साथ में मैं बताते रहूंगा। फिर अब आपको निकालना पड़ेगा कॉस थीटा। देखो तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब मुझे यहाँ पे बताओ थीटा के एडजेसेंट साइड कौन सा, ये वाला जो क्यू आर है, और हाइपोटेनियस मतलब 90 डिग्री के सामने वाला मतलब पी आर। तो ये हो जाएगा हमारा क्यू आर अपॉन पी आर, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, अब आपको सिंपली जो यहाँ पे कर रखा है वही आपको करना है। अब साइन का स्क्वायर करना है, कॉस का स्क्वायर करना है, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो हम क्या बोलेंगे, स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग, भाई स्क्वेयरिंग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, और ऐड कर रहे हैं किसको, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। मतलब 1 को मैं स्क्वायर करूंगा, 2 वाले इक्वेशन को भी मैं स्क्वायर करूंगा, और फिर मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। अब 1 वाला इक्वेशन इधर है तो मतलब मेरे को साइन का स्क्वायर करना है, तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ साइन का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा कर दिया इसको। अब मैं ऐड करने वाला हूँ, और अब मैं सेकंड वाले इक्वेशन मतलब कॉस का स्क्वायर करने वाला हूँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा। और क्या मैं भी 1 लिख सकता हूँ सामने, नहीं, 1 तो प्रूव करना है ना अपने को, ठीक है। अब बताओ साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा का वैल्यू है पी क्यू अपॉन पी आर। लेकिन वेट वेट गाइस वेट, देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो हमें स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा, पी क्यू स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, बराबर। उसी तरीके से कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर अपॉन पी आर, और इसका भी मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को, बस इतना आपको करते जाना मेरे साथ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक जान लो, यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे बेस देखो सेम है, पी आर स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर सेम है, तो मैं एक बार लिख दूंगा सेम है तो। और ऊपर क्या है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर,
ठीक है। अब आ जाओ आप इस वाले ट्रायंगल के अंदर। अगर इस वाले ट्रायंगल के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व करते हो आप, तो ये हाइपोटेन्यूज दिख रहा 90 के सामने वाला पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाता हूँ बाई पाइथागोरस थ्योरम, आप देखते हो पी आर का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन रहा है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो ये जो पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर है, ये जो पी क्यू स्क्वायर है क्यू आर स्क्वायर है, वो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से किसके बराबर है, वो पी आर स्क्वायर के बराबर है। तो जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिख के रखा है, जो मैंने यहाँ पे देखो ये ऊपर लिख के रखा है, ये तो किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा पी आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे, इसके बदले क्या लिख देंगे आगे, पी आर का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। कैसे आया, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और ये स्क्वायर सेम होने की वजह से दोनों ऊपर नीचे आंसर कितना आ जाएगा 1। तो हमारा ये प्रूव हो चुका है 1 के बराबर। तो आप लिख सकते हो हेंस प्रूव, दैट इज गाइस दिस इज आ फाइनल आंसर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है आपके सामने। क्वाड्रेंट्स फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स, आपको क्वाड्रेंट में अंदर पॉइंट्स दिखाने हैं। सबसे पहला पॉइंट है a इज इक्वल्स टू 5, -3, a इज इक्वल्स टू 5, -3। तो पहले तो हम क्या करते हैं, पहले हम सारे नाम लिख देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 बराबर। फिर ऊपर भी इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5। ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, -1, -2, -3, -4, -5। ये नेगेटिव वाई एक्सिस, -1, -2, -3, -4, -5। ये एक्सिस का काम हमने कर दिया। पहला पॉइंट है 5, -3। तो अब आपको बताना है कि 5 कहाँ पे, ये रहा 5, और ये रहा -3 कहाँ पे है, ये रहा हमारा -3 नीचे। तो इन दोनों को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ 5 को और -3 को, तो मेरे को देखो ये वाला पॉइंट मिल गया जो मेरा होगा 5, -3। दैट्स इट। दूसरा है -7, -7, अगर नहीं दिख रहा है मैंने लिख लेता हूँ। -7 मतलब अब यहाँ पे कहीं आएगा, दैट इज -6, और मेरे को यहाँ पे और थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, दैट इज -7, -7, 12। 12 कहाँ जाएगा, 12 जाएगा हमारा y एक्सिस के ऊपर। तो आप अपने टेक्स्ट बुक में कहीं इधर 12 आ जाएगा, तो ये पॉइंट कहीं कहीं यहाँ मिलेगा। प्लीज अच्छे से ड्रॉ करना, ग्राफ छोटा पड़ रहा है, आप अच्छे से। फिर सी पॉइंट हमारा दे रखा है यहाँ पे -3, 4। तो -3, 4 कैसा होगा, ये रहा -3 और ये रहा मेरा 4, दोनों को हम करेंगे ज्वाइंट। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ज्वाइंट किया, यहाँ पे मेरे को पॉइंट मिल जाएगा -3, 4। और 4, 5 मतलब क्या होगा, देखो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये दोनों को हम ऐसे 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 करके कनेक्ट करेंगे और ये पॉइंट हो जाएगा 4, 5। सिंपल। बस इसी तरीके से आपको ग्राफ पेपर पे इसको बढ़िया से एकदम खुश सुंदर सा ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, पी एस का वैल्यू आपको 5 दे रखा है, पी एस का वैल्यू 5 दे रखा है, पी आर का वैल्यू आपको 4 दे रखा है, और आपको क्यू एस का वैल्यू निकालना है। क्यू एस का वैल्यू माने तो क्या, क्यू एस का वैल्यू मतलब आपको ये क्यू एस का वैल्यू निकालना है। अब आप अच्छे से देखो, अगर मैं क्यू एस का वैल्यू निकालना है तो पहले मैं क्यू आर का वैल्यू निकाल दूंगा, पहले मैं किसका वैल्यू निकाल दूंगा, क्यू आर का। ऐसा क्यों बोल रहे, देखो जो हमारा क्यू आर का वैल्यू है, क्यू आर का वैल्यू है, वो अपने क्यू एस के क्या हो गए, डबल होगा। क्या होगा, डबल होगा। क्यों, क्योंकि जब भी सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो पहले तो हम लोग इस वाले ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं, और पाइथागोरस थ्योरम लगाते तो लेट्स अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं इन ट्रायंगल, आप पूरा लिखना ठीक है, इन ट्रायंगल पी आर एस। हमने पी आर एस ट्रायंगल के अंदर क्या लगा दिया, हमने लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पी आर एस के ट्रायंगल पी आर एस के अंदर अपन लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में लगाता है। अब पी एस क्या है, पी एस हमारा हाइपोटेन्यूस है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमारा आंसर होगा पी एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर बराबर। अब देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एस, दैट इज 5, तो 5 का स्क्वायर, पी आर का 4s, और ये हमारा आर एस का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 5 का स्क्वायर आप सबको पता 25 होता है, ये 16 हो गया आर का 4 का स्क्वायर, और ये आर एस बच गया। 16 प्लस में इधर जाके हो जाएगा माइनस, और ये हमारा आर एस स्क्वायर आ गया। 25 में से 16 गया, कितना बचा, 9 बच गया, और ये हमारा आर स्क्वायर आ गया। दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट लेने के बाद ये 3 हो जाएगा, ये हो गया हमारा आर एस का वैल्यू। अब मेरे को एक बात बताओ, जो हमें आर एस यहाँ पे मिला, ये आर एस जो हमें मिला,
इस आर एस का डबल क्या होगा, क्यू एस। क्यों होगा, क्योंकि सेंटर से ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर कॉर्ड को दो पार्ट में बांटता है, इसके लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू its chord to perpendicular drawn from सेंटर ऑफ लिखना जरूरी, सेंटर ऑफ किसका, सर्कल का ना, सेंटर ऑफ सर्कल टू इट्स कॉर्ड, उसी के कॉर्ड के ऊपर, बराबर, टू इट्स कॉर्ड, वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो देन वी कैन से दैट आर एस मेरा किसके बराबर होगा, आर एस जो होगा मेरा वो क्या होगा, वो हो जाएगा दो गुना हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ आर एस, वो मेरा हो जाएगा क्यू एस के बराबर। और मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एस, आर एस का वैल्यू कितना आया 3, तो क्यू एस का वैल्यू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज वैल्यू ऑफ क्यू एस। बात समझ में आ गया आपको, क्यू एस का वैल्यू आपको मिल चुका है 6 सेंटीमीटर, दैट्स इट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक मतलब अगर आपको नहीं दिख रहा मैं बता देता हूँ, ऑल द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, सारी की सारी साइड कॉन्ग्रुएंट है, बट नॉट ऑल एंगल, बट सारे के सारे एंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो नेम ऑफ द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताओ, क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या होगा, और उसके प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है। देखो देखो सारे के सारे साइड सेम है, बट सारे के सारे एंगल सेम नहीं होते हैं। तो ये वाला शेप कौन सा है, आप सभी को पता है, इसमें सारे के सारे साइड सेम होते हैं, बट सारे के सारे एंगल सेम नहीं होते हैं, ये इसको अपन क्या बोलते हैं, रोम्बस। तो हमारा आंसर शेप का नाम हो जाएगा क्या, रोम्बस। क्या हो जाएगा, रोम्बस। अब उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कोई बता पाएगा कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है। वेरी गुड, रोम्बस की पहली प्रॉपर्टी, डायगोनल्स क्या करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। दूसरी, डायगोनल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, अपोजिट्स एंगल क्या होते हैं, अपोजिट्स एंगल क्या होते हैं, अपोजिट्स एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आप इस तरीके से आराम से इसकी जो भी जितनी भी आप प्रॉपर्टी लिख सकते हो जितनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व एनी वन ऑफ द सब क्वेश्चन। अभी यहाँ पे देखो मार्क्स वगैरह छोड़ो, अभी क्वेश्चन में फोकस करो। आपको एक ट्रायंगल दे रखा है डीईएफ नाम का, कौन सा ट्रायंगल दे रखा है, डीईएफ नाम का ट्रायंगल दे रखा है, डी 4.2 दे रखा है, डी और ई का वैल्यू 7 दिख रहे। अगर मैं रफ फिगर बनाता हूँ डीईएफ का, तो ये मेरा डीईएफ का रफ फिगर होने वाला, देखो डीईएफ, इसमें एंगल ई कितना दे रखा है 70 डिग्री, और डी सॉरी एंगल डीईएफ ना थोड़ा सा गड़बड़ है, तो अपन को मिटाना पड़ेगा कि जो जो एंगल्स आपको दे रखे थे ना, जो एंगल आपको दिए होते हैं ना, उसको हमेशा नीचे की तरफ बनाओ। तो यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल हमने बना दिया, और यहाँ पे डी ई और एफ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो डी एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, ई एंगल कितना दे रखा है 70 डिग्री, और डी का वैल्यू दे रखा है 4.2। तो जो दे रखा है वो नीचे की तरफ, और जो नहीं दे रखा उसको ऊपर की तरफ बनाओ, बड़ा सिंपल। अब क्या करेंगे, और आपको ड्रॉ क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल मतलब इस ट्रायंगल के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो पहले तो ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो आप स्केल की मदद से पहले आप 4.2 का लाइन मार दो। ये लो 4.2 सेंटीमीटर का मैंने लाइन मार दिया, उसको नाम दे दिया डी और ई। अब कंपास लो, कंपास लो, और ई के ऊपर रख के सॉरी प्रोटेक्ट एंगल ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, आधा चंद्रमा ले लो ये वाला, और इसको डी के ऊपर रखो, बराबर, प्रोटेक्टर लेके डी पे रखो, और डी पे लेकर रख के इसके ऊपर 60 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लो ऐसा, बराबर। अब उसी तरीके से ई पे रख के 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लो, ये लो 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लो, कर लिया। अब देखो ये जो ऊपर का हिस्सा है आप इसको हटा भी सकते हो, लेकिन ये मैं इसको इतना नहीं, जितना ट्रायंगल बने उतना ही, इसको आगे एक्सपांड मत करो। ये बन गया 70 डिग्री का, करेक्ट है। अब क्या करना, अब आपको सिंपली आपको एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो पहले मैं डी पे रखूंगा, कंपास लूंगा, कंपास आप सभी को पता है ऐसा होता है जिसके अंदर हम पेंसिल डालते हैं, बराबर कि नहीं, जिसके अंदर हम पेंसिल डालते हैं कुछ ऐसा दिखता है। तो उसका पिन यहाँ पे रखूंगा, और एक आर्क में नीचे ड्रॉ करूंगा ऐसा, और एक आर्क में ऊपर ड्रॉ करूंगा। फिर मैं ई पे रखूंगा, एक इधर और एक इधर, और दोनों पॉइंट को मैं प्यार से, दोनों पॉइंट को मैं क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। ये लो कर लिया। उसी तरीके से वापस मैं ई पे रखूंगा, एक इधर मारूंगा एक इधर, फिर मैं इस वाले पॉइंट पे, जो कौन सा पॉइंट है हमारा एफ, यहाँ पे रख के एक इधर और एक इधर, और दोनों पॉइंट को मैं वापस क्या कर दूंगा, ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। अब जहां पे ये दोनों पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं, जहां पे ये दोनों पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं, वहां पे मैं कंपास का पिन रखूंगा, और पेंसिल एफ के ऊपर रख के एक सर्कल, एक प्यारा सा
सर्कल में क्या कर दूंगा, ड्रॉ कर दूंगा कुछ ऐसे, और ये सर्कल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करके जाना चाहिए, और इसी को हम बोलते हैं सर्कम सर्कल। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, आपने इसको प्रैक्टिस तो जरूर किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे पॉइंट आपको ग्राफ पे दिखाने हैं, ये वाला काम मैं आप पे छोड़ता हूँ, वीडियो लंबा ना बने। दैट्स इट, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQ का वैल्यू 3.5 दे रखा है, PQ का वैल्यू 3.5 दे रखा है, PS का वैल्यू 5.3 दे रखा है, और एंगल Q आपको 50 डिग्री दे रखा है। बड़ा क्यों, बड़ा सिंपल है। अब क्या बताना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड और रिमेनिंग एंगल का मेजर्स, मतलब बचे हुए सारे साइड का लेंथ और बचे हुए सारे एंगल्स का। पहले सारी साइड्स निकाल देते हैं, पहले सारे की सारी साइड्स निकाल देते हैं जो बच गई है। देखो अगर मैं बोलूं यहाँ पे, अगर आप अच्छे से ध्यान देते हो यहाँ पे देखो, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो एंगल Q आपको पता है, एंगल Q किसके बराबर होगा, एंगल S के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होते, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं पैरेललोग्राम में। तो एंगल Q का वैल्यू 50 है, तो एंगल S का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो एंगल S मिल गया। अभी आपको ये भी पता है कि पैरेललोग्राम में सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो सारे एंगल का सम देखो, ये हमें मिल गया, ये कितना डिग्री मिल गया, ये हमें 50 डिग्री मिल चुका है, बराबर कि नहीं। ये हमें यहाँ पे 50 डिग्री मिल चुका है। अब हमें एंगल R निकालना है और एंगल P निकालना है। अब मुझे बताओ सारे एंगल का सम 360 डिग्री होता है कि नहीं होता है। तो मैं बोलूंगा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। अब मुझे देखो एंगल P का वैल्यू कितना है हमें नहीं पता, एंगल Q का वैल्यू कितना है 50 डिग्री, एंगल R का वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, एंगल S का वैल्यू क्या है 50 डिग्री, सामने क्या बच गया 360 डिग्री। 50-50 क्या हो जाएगा 100, और 100 इधर प्लस में इधर आके माइनस, तो 360 में से 100 गया तो कितना बच गया 260, विच इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल R। और अब आपको ये भी पता है कि एंगल R और एंगल P और एंगल R हमारे सेम होते हैं। तो एंगल P और एंगल R हमारे सेम होते हैं, दोनों का सम 260 डिग्री है। तो एंगल P का वैल्यू क्या हो जाएगा 260 का आधा, और एंगल R का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 260 का आधा। तो यहाँ पे एंगल P का वैल्यू हमें आ चुका है 130 डिग्री, और एंगल R का वैल्यू आ चुका है 130 डिग्री। दोनों 130 130, क्योंकि अपोजिट एंगल सेम होते हैं। अब बचा साइड का। आपको पता है पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होती है। तो ये 5.3, तो ये भी क्या होगा 5.3, और ये 3.5, तो ये भी क्या होगा 3.5। बस इतना करना है। शो दैट टेन थीटा, शो दैट आपको शो करना है कि भाई जो टेन थीटा है, नहीं दिख रहा तो आपको मैं यहाँ लिखता हूँ, आपको ये शो करना है कि टेन थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ 1 के बराबर मतलब आपको प्रूव क्या करना है कि भाई ये 1 के बराबर होता है, ये प्रूव करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है आपको, और उसमें एक एंगल को थीटा बताना है। तो अब मुझे बताओ ट्रायंगल में एक एंगल थीटा है, ट्रायंगल के अंदर एक एंगल हमारा कितना डिग्री का है, एक एंगल हमारा थीटा डिग्री का है। ये देखो ये एक एंगल हमारा 90 डिग्री का, तो बचा हुआ एक और एंगल वो कितने डिग्री का हो जाएगा, वो हो जाएगा, ध्यान रखना अगर आपको अभी भी नहीं पता है तो वो हो जाता है 90 माइनस थीटा का। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक का वन शॉट IMP अपलोड कर रखा, उसमें ये सब समझाया, आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में वो देख लेना एक बार जरूर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ट्रायंगल का नाम दे दूं A B और C, और सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा टेन थीटा। तो मैं निकालने जा रहा हूं टेन थीटा, और टेन थीटा का डेफिनेशन सबको पता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप बताओ थीटा के, ये थीटा इधर है ना, थीटा के अपोजिट साइड कौन सा AB। ओके, मैंने टेन का डेफिनेशन क्या लिख दिया है गलत, टेन का डेफिनेशन गलत। वेरी गुड, क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो सकती है, आप लोग से भी हो सकती है, डेफिनेशन मिस्टेक नहीं करना। थीटा के सामने वाली साइड कौन सी AB, और एडजेसेंट साइड चाहिए, एडजेसेंट साइड कौन सी BC। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं AB अपॉन BC, ये मुझे मिल गया टेन थीटा का वैल्यू। अब बाद में क्या निकालना है, टेन 90 माइनस थीटा, क्या निकालना है टेन 90, तो टेन ऑफ 90 माइनस थीटा, टेन थीटा का डेफिनेशन तो वही होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, लेकिन टेन 90 माइनस थीटा अपोजिट, 90 माइनस थीटा कहाँ है पहले वो देखो, ये रहा। उसके लिए अपोजिट साइड कौन सी है, ये रही BC, और एडजेसेंट साइड कौन सी है AB। तो हमारा आंसर हो जाएगा BC अपॉन AB। अब दोनों को क्या करना है, अब दोनों को करना है मल्टीप्लाई, क्या करना है मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन 1 नाम दे दो और इक्वेशन 2 नाम दे दो, और हम बोलेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, क्या बोलेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या है टेन थीटा, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या है टेन
ऑफ 90 माइनस थीटा, ये हो गया। अब मुझे बताओ टेन थीटा का वैल्यू अपने पास क्या आ रखा है, दैट इज ए बी अपॉन बी सी, तो ये हो गया ए बी अपॉन बी सी। और टेन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या आ गया है, बी सी अपॉन ए बी। अब आप देखो अच्छे से, ए बी से ए बी कट, बी सी से बी सी कट, क्या बच गया, वन। और यही तो हमें प्रूव करना था वन के बराबर, और ये हमने वन के बराबर प्रूव कर दिया। दैट्स इट गाइस। इतने प्यारी तरीके से ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो इसको प्रूव कर लेना आप लोग। ओके, नेक्स्ट अब आ रहे हैं कुछ बड़े बड़े सवाल, और इन बड़े सवाल को अभी सॉल्व करेंगे बढ़िया ढंग से। देखो क्या दे रखा है, देयर आर 25 पर्सन, 25 लोग हैं, एक टेंट के अंदर बैठे हुए हैं विच इज कॉनिकल, कोन के जैसा शेप का है। 25 लोग बैठे हुए हैं, तो टोटल लोग कितने हैं, टोटल है 25 लोग। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं पहले से ही, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 25, बराबर। अब जब उस टेंट में बैठेंगे तो ऑब्वियसली नीचे जमीन वाले हिस्सा में बैठेंगे, हवा में थोड़ी बैठेंगे। तो पर्सन नीड्स ऑन द एरिया ऑफ 4 स्क्वायर मीटर, हर एक आदमी को बैठने के लिए 4 स्क्वायर मीटर का एरिया चाहिए। और ऐसे टोटल 25 लोग बैठे हुए, ध्यान रखना, बराबर कि नहीं। तो टेंट, द इफ हाइट ऑफ द टेंट इज 18 सेंटीमीटर देन वॉल्यूम ऑफ द टेंट, मतलब आपको यहाँ पे टेंट का वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, टेंट का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अभी एक बात बताओ, एक बात बताओ, अच्छे से ध्यान देना इस क्वेश्चन में, अच्छे से ध्यान देना। पहले हम लोग एक टेंट बना लेते खूबसूरत सा, ये लो टेंट बना लिया टेंट। और इस टेंट में सारे लोग कहाँ बैठेंगे, इस टेंट में सारे लोग कहाँ बैठेंगे, नीचे की तरफ बैठेंगे, इधर ये वाले पार्ट में बैठेंगे नीचे की तरफ, बराबर कि नहीं। अब नीचे की तरफ बैठने के लिए एक आदमी कितना एरिया ले रहा है, एक आदमी कितना एरिया ले रहा है 4 स्क्वायर मीटर का, कितना ले रहा है, एक आदमी कितना एरिया ले रहा है, पर्सन, एवरी पर्सन नीड्स एरिया acquired, you can say that area required for one person to sit, one person ना, कितना है 4 स्क्वायर मीटर। और ऐसे टोटल कितने लोग हैं, ऐसे टोटल 25 लोग हैं। तो टोटल एरिया कितना जरूरत पड़ेगा, टोटल एरिया जरूरत पड़ेगा दैट इज 25 इंटू 4, दैट इज 100 स्क्वायर मीटर का, बराबर। अब ये जो 100 स्क्वायर मीटर आया, क्या आप मुझे बता सकते हो ये सर्कल का एरिया होगा, क्योंकि ये सारे लोग नीचे बैठने वाले, और नीचे कैसा है, सर्कल ही तो है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, कैन आई से दैट द एरिया ऑफ, एक तरीके से एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे जो, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर कहाँ पे यार, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ जो सर्कल है या एरिया ऑफ बेस है, कौन का बेस है ना, वो कौन का बेस है, नीचे का हिस्सा है, एरिया ऑफ बेस वो सर्कल के जैसा दिख रहा है, वो मेरा 10 स्क्वायर मीटर के बराबर, सॉरी 100 स्क्वायर मीटर के बराबर हो जाएगा, बराबर कि नहीं, ये हो गया। अब अगर वो एरिया ऑफ बेस है और वो सर्कल के जैसा दिखता है, तो फॉर्मूला में सर्कल का लिख सकता हूँ क्या, पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मीटर। तो मुझे यहाँ से पाई आर का स्क्वायर का वैल्यू मिल गया 100 स्क्वायर मीटर। अब बोलोगे सर आप यहाँ पे आर का वैल्यू क्यों नहीं फाइंड कर रहे हो, उसके पीछे का रीजन मैं आगे बताने वाला हूँ। मैंने सिर्फ यहाँ पे एरिया ऑफ बेस निकाल के उसको सर्कल के एरिया के बराबर कर दिया, बिकॉज वो सर्कल के जैसा है। यहाँ तक समझा। मुझे निकालना क्या, वॉल्यूम। अब आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वेरी गुड वेरी गुड, क्या होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, बराबर कि नहीं। अब ये 1/3, अब आप बताओ, अब आप ही बताओ कमेंट में कि भैया यहाँ पे अपना पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू क्या है। पाई आर स्क्वायर का एच का वैल्यू क्या है 100, इसीलिए मैंने वहां पे कोई वैल्यू पुट नहीं किया, दैट इज 100। और अब आप बताओ एच का वैल्यू हमें क्या गिवन दे रखा है, द हाइट ऑफ द कॉन इज 18 मीटर, आप क्वेश्चन में देख सकते हो कितना है 18, तो यहाँ लिख दो 18। अब 3 1 जा 3 6 जा, और 100 इंटू 6 कितना हो जाएगा 600। और आप सभी को पता है वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा मीटर का क्यूब, मीटर का क्यूब, बस। तो यहाँ पे हमें एरिया ऑफ बेस निकालना था, और पाई आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल के उसको वॉल्यूम का एरिया निकालना था, बस। अब देखते हैं क्या दे रखा है, मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर 4:5:7:8 शो दैट इट इज द ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, ट्रेपेजियम में कोई भी वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है, मतलब ये और ये पैरेलल होगी, ये और ये पैरेलल नहीं होगी, वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है। मतलब क्या होगा, मतलब होगा यहाँ पे एडजेसेंट एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल दिख रहा है क्या, इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सब कितना होना चाहिए 180 डिग्री।
और इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। मतलब ट्रेपेजियम को अगर प्रूव करना है तो कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो गया तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। तो यही तो काम हमें करना है। बस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है, आपको गिवन दे रखा है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है गिवन है, एबीसीडी क्या है, एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, बराबर। अब अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ द ऑल एंगल्स क्या होता है 360 डिग्री। तो देयरफॉर वी कैन से दैट द सम ऑफ ऑल फोर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? तो सारे एंगल मतलब क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन सबका सम कितना होना चाहिए 360 डिग्री का। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब आप बोलोगे सर एंगल ए 4 है क्या? नहीं, एंगल ए 4 नहीं है, 4 के पीछे क्या लगाना है आपको, एक्स लगाना है। एंगल बी क्या है, एंगल बी भी 5x, एंगल 7 सी क्या है 7x, और एंगल डी क्या है 8x। ये ध्यान रखना, ये एंगल ए, ये बी, ये सी और ये आपका डी हो जाएगा। तो एंगल ए कितना है 4x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 8x इजिकल्स टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान देना, इन सबको आप ऐड कर दोगे, 4x प्लस 5x 9x, 9x प्लस 7x 16x, 16x प्लस 8x 24x इजिकल्स टू 360 डिग्री। अब x को यहाँ रखो, 25 को डिवाइड कर दो 360 से, तो ये हो गया। तो आंसर आ जाएगा आपका लगभग कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे अच्छे से 24 को हम डिवाइड करते हैं पहले सबसे 12 से, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और 30, और ये 30 डिवाइड बाई 2 करूंगा 50। तो x का वैल्यू आ गया 50। अगर मेरा x का वैल्यू 50 आया, x का वैल्यू मेरा कितना आया 50, तो एंगल a का वैल्यू कितना आएगा, हमने पता है एंगल a कितना था 4x, तो एंगल a 4x था और x का वैल्यू 15 आ रहा है, तो 4 इंटू 15 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। उसी तरीके से एंगल b का वैल्यू कितना आया, एंगल b कितना था 5x, और 5 इंटू 15 करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 75 डिग्री। एंगल c कितना था मेरा 7x, और मैं 7 इंटू 15 करूंगा तो ये मेरे हिसाब से हो जाएगा 105 डिग्री। और एंगल डी का वैल्यू कितना था, एंगल डी का वैल्यू था 8x, और 8 इंटू 15 करूंगा ये हो जाएगा 120 डिग्री। अब कोई भी दो बाजू वाले एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, बस हो गया तो हम बोल देंगे भाई पैरेललोग्राम है। तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो 75 प्लस 105 क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो मैं लिख दूंगा कि एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय ऑब्जर्वेशन, या आप ऊपर का नाम दे सकते हो। ये प्रूव कर दिया। अगर दो एंगल, तो इफ ये क्या हो गया, अगर दोनों पैरेलल हो गया, अगर ए बी सी एंगल बी और एंगल सी क्या हो गया 180 डिग्री हो गया, तो आपको पता है कि देखो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, अपना ट्रेपेजियम का नाम क्या था, अपना ट्रेपेजियम का नाम क्या था ए बी सी और डी। तो एंगल बी और एंगल सी दोनों का सम 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब बाय 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 करस्पॉन्डिंग एंगल के मदद से, करस्पॉन्डिंग एंगल की मदद से ये जो मेरा ए बी है वो किसके पैरेलल हो जाएगा सी डी का। तो ए बी इज अ पैरेलल टू सी डी। और ट्रेपेजियम में अगर वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं ट्रेपेजियम, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में। सो दैट वी कैन से दैट ABCD इज ट्रेपेजियम। समझ में आ गया आप सभी को? बस इतना था। आई होप सो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत किया मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए, सेशन को शूट करने के लिए, कर रहा हूँ, कर क्या रहा किया क्या है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लेना क्रिस्टल कॉन्सेप्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सवाल में आपको क्या दे रखा है, इस सवाल में दे रखा है द लेंथ ऑफ द रोड रोलर इज 2.1 मीटर। लेंथ दे रखा है उसका 2.1 मीटर एंड डायमीटर इज 1.5। उसका डायमीटर दे रखा है 1.4 मीटर, सॉरी 1.4 मीटर। फॉर ट्रेवलिंग अ ग्राउंड 500 रोटेशन, कितना रोटेशन ले रहा है ग्राउंड को लेवलिंग करने के लिए, ट्रैवलिंग नहीं लेवलिंग करने के लिए 500 रोटेशन ले रहा है, बराबर कि नहीं। then how much area ground was leveled by the road, कितना एरिया वो लेवल्ड कर चुका होगा, कितना एरिया लेवल्ड कर चुका होगा, बराबर। अब एक बात को समझना कि अगर आप रोड रोलर की बात करते हो, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपके लिए बना देता हूँ यहाँ पे। अगर आप रोड रोलर की बात करते हो तो वो कुछ ऐसा दिखता है, बराबर, रोड रोलर है कि नहीं। अब ये गोल गोल घूमेगा और जो भी रास्ता इसके सामने आएगा उसको क्या करेगा लेवल करते जाएगा। अब एक बात को समझना,
कि अगर रोड रोलर है तो उसका एरिया, जो भी रोड रोलर का जो एरिया काम का आएगा रोड को समतल करने के लिए, वो तो उसका कर्व सरफेस एरिया होगा। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। रोड रोलर का क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। अब जो रोड रोलर का कर्व सरफेस एरिया इस ग्राउंड को पूरा क्या कर रहा है, इस ग्राउंड को पूरा समतल कर रहा है। और समतल करने के लिए कितने टन मार रहा है, कितने टन मार रहा है, 500 टन मार रहा है, 500 टन रोटेशन मार रहा है, टन मार रहा है, 500 रोटेशन मार रहा है, बराबर। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं कर्व सरफेस एरिया निकालूंगा, कर्व सरफेस एरिया निकालूंगा। तो ये तो एक रोटेशन का हुआ ना, इनटू कर दूंगा 500। तो मुझे टोटल सरफेस ग्राउंड, हाउ मच एरिया ग्राउंड वाज लेवल, ग्राउंड का टोटल एरिया मिल जाएगा जो उस रोड रोलर ने क्या किया होगा, लेवल किया होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से हम लोग अभी करने वाले, देखो अच्छे से देखो, इसको बिठा देते हैं हम लोग। बराबर। अब वापस एक बार एक छोटू सा डायग्राम हम बना लेते हैं भाई। एक रोड रोलर है हमारे पास, हाँ जी, ये लो एक रोड रोलर है। ये रोड रोलर क्या कर रहा है, ये लोल लोटल हमारे लोल को हमारे रोड को समतल कर रहा है, ठीक है ना। और रोड रोलर समतल करने के लिए कितने टन मार रहा है, टोटल 500 टन मार रहा है। कितने टन रोटेशन मार रहा है, 500 रोटेशन मार रहा है, बराबर। एक रोटेशन में कितना एरिया कवर करेगा, जो इसका सरफेस एरिया रहेगा। और आपको पता है कर्व सरफेस एरिया, रोड रोलर कैसा दिखता है, सिलेंडर जैसा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको निकालना है। और आप सभी को फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, 2πr/h, ये होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। दैट्स इट गाइस, इतना हो गया। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने के बाद उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 500 से। तो हमें टोटल रोड का एरिया मिल जाएगा जो वो रोड रोलर समतल करने वाला है, सही है। तो 2πr/h अपन ने लिख दिया है। अब देखो वैल्यू पुट करो फटाफट, 2πr/h, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7। अब आप पूछोगे सर रेडियस का वैल्यू तो दिया ही नहीं है। अरे डायमीटर दे रखा है ना, डायमीटर कितना दे रखा है, 1.4। तो डायमीटर का आधा, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। तो 1.4 का अगर मैं आधा करता हूँ, सभी को पता कितना आता है, 0.7। तो रेडियस आ गया मेरा 0.7। अब हाइट कितना है, हाइट मतलब क्या, रोड रोलर का लेंथ। देखो ये लेंथ है, इसको ही को तो हाइट बोलेंगे ना, लंबाई। और ये हाइट कितना दे रखा है, आपको देख रहे हो 2.1 मीटर, 2.1 मीटर, ठीक है। ये हमें क्या मिल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एक तरीके से। तो ये 7 वन जा, बराबर। और ये हो जाएगा आपका 7 वन जा, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे आके 0.1 लगाना पड़ेगा। अब देखो क्या क्या बच गया, 2 बच गया, 22, 0.1, 2.1। अब देखो अगर आप यहाँ पे 22 इंटू 2 करते हो 44 आ जाएगा। और 0.1 इंटू 2.1 करते हो तो ये आपका कितना आ जाएगा, अगर आपको ये ओके, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.21 मल्टीप्लाई करने के बाद। अब आपको 44 इंटू 0.21 करना है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे कर्व सरफेस एरिया थोड़ी निकालना है। मुझे तो टोटल रोड कितना ग्राउंडेड लेवल्ड हुआ वो निकालना है, बराबर ना। तो टोटल रोड लेवल्ड इन 500 रोटेशन, 500 रोटेशन हुए। तो एक रोटेशन में कितना लेवल्ड होगा, वो होगा कर्व सरफेस एरिया के बराबर। तो कर्व सरफेस एरिया इनटू कितने रोटेशन, इनटू 500 रोटेशन। कर्व सरफेस एरिया इनटू, तो मुझे बताओ कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया अपना कितना है, कर्व सरफेस एरिया कितना है, 44 इंटू 0.21 इंटू कितने रोटेशन मार रहे हैं, 500 रोटेशन मार दिए। कितने रोटेशन मार दिए, 500 रोटेशन मार दिए। अब देखो ये जो दो जीरो है, अगर ये दो जीरो में 0.21 को देता हूं तो ये 0.2 दो बार पीछे सरक जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 44 हो जाएगा। तो अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हो आपको आंसर मिल जाएगा 5 जा 5 इंटू 2 10 105, ये आ गया। अब इसको 105 को आप 44 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 105 इंटू 44, 105 इंटू 44, 5 4 जा हो जाएगा 22, कैरी 4 जीरो सा 4 जीरो था, 2 बच जाएगा, 4 1 जा 4 0, 22 कैरी 4 तो 2 आ जाएगा, और 4 आ जाएगा यहाँ पे। अगर कुछ कमेंट गलत होता कमेंट सेक्शन में आप बता दिया करो। 4620 आया मेरा तो, ठीक है। घाई गड़बड़ में कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, बता देना गलत नहीं हुआ है। 4 में इसको चेक भी नहीं करूंगा क्योंकि उतना टाइम नहीं। 4620 कितना आया, 4620, 46। तो टोटल सरफेस कितना आ गया, टोटल सरफेस जो रोड रोलर लेवल करने वाला दैट इज 4620। और यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे स्क्वायर मीटर, क्योंकि एरिया है ना, तो एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। ये आ गया हमारा टोटल। अब आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में आगे एक और सवाल दे रखा है कि हर एक स्क्वायर मीटर को लेवल करने के लिए 7 रुपया लेगा। रोड रोलर वाला कितना रुपया लेगा, 7 रुपया लेगा। तो हमने कितना किया स्क्वायर मीटर, 4620 हमने लेवल किया है।
तो टोटल कितना होगा, तो टोटल कॉस्ट फॉर लेवलिंग द रोड, टोटल कॉस्ट फॉर लेवलिंग द रोड, तो 4620 था हमारा टोटल एरिया, और एक को लेवल करने के लिए हमें कितना पैसा देना पड़ा उसको, 7 रुपीज। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा, कितना होगा देखो, 7 0 7 14 1 कैरी, 7 6 42 और 1 43 4 कैरी, 7 4 28 और 29, तो आपको इतना रुपया उसको देना पड़ेगा टू लेवल्ड द रोड। समझ में आ गया आपको, पक्का 100%? दैट इज गाइस, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पे शायद मल्टीप्लीकेशन में मैंने गलती कर दी थी गए गए में। देखो मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, 4620 इंटू 7 करना, बराबर ना, तो 7 0 ये 14, ये 1 कैरी, 7 6 42 और 1 43, 7 6 40 43, तो 4 कैरी हो जाएगा, और 7 4 28 और 4 हो जाएगा हमारा 32, तो आंसर आएगा 32340 रुपीज, इतना पैसा हमें उसको देना पड़ेगा। ठीक है, एक बार आप लोग वापस चेकआउट कर लेना। ठीक है, दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं अब अपन ओरिजिनल पोजीशन पे आके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या दे रखा है, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है और ट्रेपेजियम एबी और डीसी, एबी और डीसी पैरेलल है, ये एबी और डीसी यहाँ पे क्या है, पैरेलल आपको दे रखा है। एम और एन क्या है, मिड पॉइंट है एसी और डीसी के, एसी का मिड पॉइंट क्या है एम, और डीसी का मिड पॉइंट क्या है एन, तो ये मिड पॉइंट है हमारे एबी और डीसी के। और आपको प्रूव करना है कि मेरा एम एन जो एबी के पैरेलल होगा, मतलब एम और एन को जोड़ के जो बनेगा एम एन, और वो मेरे एबी का पैरेलल होगा, ये आपको फाइनल में क्या करना है, प्रूव करना है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अच्छे से ध्यान देना। ठीक, देखो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पे एम बना लेता हूँ और यहाँ पे एन बना लेता हूँ, बराबर। और एम और एन को मैं क्या कर लेता हूँ, ज्वाइंट कर लेता हूँ, जिसको मुझे प्रूव करना है किसके पैरेलल होगा, डी सी, वो ए बी के हमारे पैरेलल हमें प्रूव करना है, क्वेश्चन में ए बी के हमारे पैरेलल प्रूव करना है। लेकिन इसको करने के पहले इसको आपको कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा। पहले आपको डी को ज्वाइंट करना पड़ेगा, डी को कुछ आपको इस तरीके से ज्वाइंट करना पड़ेगा, एम से जाते हुए आपको इस लाइन को टच करना ऐसे, बराबर। अब यहाँ पे आपके लिए दो ट्रायंगल बन रहे होंगे, कितने ट्रायंगल बन रहे होंगे, दो। ध्यान से देखना कौन सा ट्रायंगल, उसी पे फोकस करना। एक तो ये वाला ट्रायंगल, ये पूरा, हाँ ये पूरा जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये पूरा एक ये ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल बन रहा होगा ये वाला नीचे वाला, बता मिनट कैसे दिखा इसको, ये वाला, ये नीचे वाला ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल ये वाला, ये दो ट्रायंगल पे आपको फोकस करना है। अगर आप इन दोनों दोनों ट्रायंगल पे फोकस करते हो, लेट से इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग, ओ नहीं दे देते, पी नाम दे देते हैं, ठीक है, ये पॉइंट का नाम पी देते हैं। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल पे फोकस करते हो, तो लुक एट दिस, इन ट्रायंगल डी एम सी एंड ए एम पी, दोनों ट्रायंगल पे फोकस किया। अब मुझे बताओ, एंगल डी एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए एम पी, क्या बोलूंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बराबर, ये तो हो गया। अब मैं बोलूंगा ए एम किसके बराबर होगा, एम सी का, क्योंकि क्या था, गिवन था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एसी का मिड पॉइंट क्या था, आपको पता है, क्वेश्चन में दे रखा कि एसी का एम क्या है, मिड पॉइंट, तो ए एम मेरा एमसी के बराबर नहीं होगा क्या, ए एम मेरा एमसी के बराबर नहीं होगा क्या, होगा, तो ये मैंने गिवन लिख दिया, ये भी हो गया। अब बच क्या गया, देखो अब जो भी बच गया वो भी देख लो। अभी क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई ए बी मेरा डीसी के पैरेलल है, ए बी मेरा डीसी के पैरेलल है, तो क्या अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इससे ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये अल्टरनेट एंगल बनेगा, और अल्टरनेट एंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट, अल्टरनेट एंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। तो मैं बोलूंगा कि एंगल डी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, तो मैं बोलूंगा अल्टरनेट एंगल, हो गया। अब देखो एक एंगल सेम हुआ, ये एंगल और ये एंगल सेम हुआ, ये एंगल और ये एंगल, और बीच वाला ये साइड सेम हुआ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ट्रायंगल डी एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी एम ए बाय व्हाट, एक दो एंगल और एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय ए एस ए टेस्ट, दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे हमारे क्या, दोनों ट्रायंगल हमारे हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, तो ये जो मेरा डी एम है ये मेरा एमपी के बराबर होगा, क्यों,
क्योंकि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके बचे हुए सारी साइड भी एक दूसरे से क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। तो मैं बोल दूंगा कि डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एम पी, और मैं लिखूंगा करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग। तो अगर डी एम एम पी के बराबर हुआ है तो यहाँ पे एम क्या हो जाएगा, एम मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, एम मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, डीपी का। एम मिड पॉइंट हो गया डीपी का, और आपको पता गिवन था कि एन हमारा मिड पॉइंट किसका, एन इज अ मिड पॉइंट किसका गिवन था, एन इज अ मिड पॉइंट ऑफ डीबी। एम मिड पॉइंट है डीपी का, बराबर, और एन हमारा मिड पॉइंट है डीबी का, ये रहा एन हमारा। और अगर इन दोनों लाइन को मैं ज्वाइंट करता हूं, ये दोनों मिड पॉइंट है, ये दोनों हमारे इस वाले ट्रायंगल के मिड पॉइंट है। अगर वो ट्रायंगल आपको नहीं दिख रहा है तो मैं वो वाले ट्रायंगल को ज्यादा हाईलाइट करता हूं, देखो इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ये दोनों दोनों एक दूसरे से मिड पॉइंट के कनेक्टेड है, और ये दोनों भी एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड है, जो पहले से पैरेलल है, यहाँ पे ये लाइन है, तो ये मिड पॉइंट से कनेक्टेड है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम मैं क्या बोल दूंगा कि ये जो मेरा एम एन है वो मेरा पीबी से क्या हो जाएगा, पैरेलल। एम एन मेरा पीबी से क्या हो जाएगा, पैरेलल, अगर दोनों ट्रायंगल के दोनों साइड से मिड पॉइंट से कनेक्टेड है। तो मैं बोल दूंगा एम एन इज पैरेलल टू पीबी बाय व्हाट, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। आपने पढ़ा होगा मिड पॉइंट थ्योरम को, मिड पॉइंट थ्योरम। और अगर आप देख पा रहे हो कि पीबी जो है वो हमारे AB के लाइन में ही है, तो अगर वो MN PB से पैरेलल है तो मेरा जो MN है वो AB से भी तो पैरेलल ही होगा ना। क्यों? क्योंकि A, P और B तीनों के तीनों एक ही लाइन के अंदर है, तीनों के तीनों एक ही लाइन के अंदर है। शायद आपको वहां पे नहीं दिखा हो, तो अब शायद आपको दिख रहा होगा कि मैंने क्या बोला कि N मेरा मिड पॉइंट है DB का, और अगर N मेरा मिड पॉइंट है यहाँ पे DB का, और यहाँ पे M मेरा मिड पॉइंट है डीपी का, तो दोनों मिड पॉइंट को कनेक्ट करूंगा, जो लाइन मिलेगा वो मेरा पीबी के क्या होगा, पैरेलल होगा, बराबर। और अगर वो पीबी के पैरेलल होगा तो एबी तो उसी लाइन में है, तो अगर वो पीबी के पैरेलल है तो वो एबी के पैरेलल होगा, और ये हमने कर दिया प्रूव। बस इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ये एंड का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कुछ तो एफर्ट आप भी लगाओ अपने लाइफ में। तो गाइस दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। मैंने दावा किया था अपने आप से कि मैं वीडियो के एंड तक पहुंच के दिखाऊंगा, ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा, और मैंने ये कर दिया है। तो प्लीज 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 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना अपने एग्जाम्स के लिए। इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा, ये मानता हूँ। अगर आप एंड तक, वीडियो के एंड तक पहुंचे हो, इसका मतलब एक सिंपल है कि आप में पोटेंशियल है पढ़ने का, मेहनत करने का। क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं, एग्जाम जैसे आता है ना इधर उधर भागने लगते हैं, भाई ये दे दे वो दे दे, नहीं, सिंपल मेहनत करनी चाहिए, और आपने वो कर दिखाई है। अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंचे, और मुझे पता करना है कि आप वीडियो के एंड तक पहुंचे, मेरे पास एक ट्रिक होती है, वो मैं हमेशा अपनाता हूँ। दैट इज 705 में से आपको 35 माइनस करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग वीडियो के एंड में पहुंच चुके हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग गाइस।